जासूसी और एक्शन से भरपूर एक ऐसे नौजवान की कहानी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भी जिसका सहारा लेने पे मजबूर हुईं, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ की गई आलमी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंका। आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली किस्त आप तक पहुंच पाए। आइए आज की किस्त का आगाज करें। तो मैडम निशा, इस वक्त आप मेरे लिए किसी सवारी का बंदोबस्त नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, इस वक्त और कोई जरिया नहीं है। तुम पूरी इमारत की तलाशी ले लो, मैं तुमसे हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हूँ। मगर ये सवाल मेरे जहन में पैदा होता है कि आप ये ताउन मुझसे क्यों करना चाहती हैं? कमाल करते हो। मजबूरी भी कोई चीज होती है। मजबूरी? हाँ, जाहिर है अगर मैं तुमसे ताउन नहीं करूंगी तो तुम्हारे हाथों में नुकसान उठाऊंगी। एक शख्स जो रात की तारीकियों में किसी के घर में न जाने किस तरह दाखिल हो जाता है, भूखा है और किचन में दाखिल होकर खाना खा रहा है। बाद में जब पेट भर जाएगा उसका, तो उसके बाद उसे अपना वो काम याद आएगा जिसके तहत वो भटक रहा था। और मैं उस शख्स के हाथों नुकसान नहीं उठाना चाहती, क्योंकि मैं बाहर तो और उसका निशाना तो नहीं होंगी। मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, निहायत उम्दा और साफ गुफ्तगू की है आपने मिस निशा। मैं आपको मिस ही कहकर मुखातिब करूं? छोड़ो इन बातों को, इन तफसीलात में जाने से क्या फायदा। तुम अगर आराम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बेडरूम भी मुहैया कर सकती हूँ। मेरी तरफ से अगर किसी किस्म के शुबे का शिकार हो तो अपनी तसल्ली के लिए हर काम कर सकते हो। और जब मैं इस कदर ताउन करने पर आमादा हूँ तुमसे, तो जाहिर है कि तुम भी मुझे कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करोगे। मैं उसका चेहरा देखने लगा। दिल में ये सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वाकई किसी की मदद के बगैर यहाँ से किसी मुनासिब जगह पहुँचना भी मुमकिन नहीं था, और इसके लिए मुझे ये औरत गनीमत महसूस हुई थी। मैंने उसे कहा, माय डियर मिस निशा, तुम्हारे जहन में यह ख्याल नहीं पैदा हुआ कि मैं कौन हूँ? इतनी सारी बातें तो कर ली तुमसे इस सिलसिले में, मजीद अब और क्या मालूमात करूँ तुमसे तुम्हारे बारे में? और इतनी बहादुर भी नहीं हूँ कि इन हालात के बावजूद सिर्फ तुम्हारी खोज में वक्त गुजारूं। सुबह को तुम्हारा ड्राइवर वापस आ जाएगा तो तुम मुझे यहाँ से किसी मुनासिब जगह किस तरह पहुँचाओगी? तुम चाहो तो गाड़ी ले जा सकते हो। मुझे वो जगह बता देना जहाँ मुझे मेरी गाड़ी मिल जाएगी। मैं ड्राइवर को भेजकर गाड़ी मंगवा लूंगी। या अगर इसके अलावा भी तुम कुछ करना चाहो तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। मसलन ये कि मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगी और शहर छोड़ दूंगी। ये जगह शहर से कितने फासले पर है? काफी फासला है यहाँ से शहर का, और तुम्हें बहुत दिक्कत होगी अगर तुम रास्तों से नावाकिफ हो तो। वैसे भी तुम मुझे गैर मुल्की लगते हो। ओहो, मैं समझ गई, तुम्हारे बारे में जान गई। भला अब भी ये कोई काम मुश्किल है? उसने कहा, और मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, क्या जान गई? तुम गैर मुल्की हो और दूसरे बहुत से गैर मुल्कियों की तरह यहाँ दौलत समेटने आए हो, और इसके लिए तुम क्या क्या कुछ कर रहे हो। जाहिर है ये बात मैं तो नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे जराए बेहतर नहीं है। ताहम एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि रियासत एमरूना में जुर्म को कभी माफ नहीं किया जाता। हाशिम बराता जो कुछ भी करेगा बहुत खौफनाक अंदाज में करेगा। इस बात को तुम अच्छी तरह जहन में रखना। अपनी जान खोने से कोई फायदा नहीं। बात काफी हद तक दुरुस्त है। अच्छा तो फिर ठीक है, अब यूं करो कि मुझे आराम करने के लिए कोई जगह बता दो, और जैसा कि तुमने वादा किया है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगी, मैं भी वादा करता हूँ कि जो नुकसान तुम्हें मेरे जरिए पहुँच चुका है, यानी ये इस वक्त का खाना, इसके अलावा और कोई नुकसान तुम्हें मेरे हाथों नहीं पहुँचेगा। निशा मुस्कुराई और बोली, वैसे भी मैं तुम्हें एक अच्छे मेहमान की हैसियत से खुशामदीद कह सकती हूँ। आओ मेरे साथ आओ, उसने कहा, और उसके बाद हम किचन से निकल आए। उसने मुझे वही ख्वाबगाह दिखाई थी जहाँ से मेरा दाखिला मुमकिन हो सका था। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और बिल्कुल इत्मीनान रखना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हाँ, इत्मीनान तो है मुझे, बहर तो अब जो कुछ भी है वक्त तो गुजारना ही होगा। मैंने कहा, आराम से सो जाओ, मैं अपना कमरा बंद करके सो जाऊंगी। रात को मेरे पास आने की कोशिश ना करना। उसने न जाने किस ख्याल के तहत ये बात कही, और मैंने बड़े पुरसुकून अंदाज में उससे वादा कर लिया। मैं बिस्तर पर लेटा तो उसने मद्दम बल्ब जला दिया। मैंने उसे कहा कि मैं तारीकी में सोने का आदी हूँ। चुनाचे वो बल्ब बंद करके बाहर निकल गई। मैं अच्छी तरह आटे महसूस कर रहा था। वैसे ये कमरा मेरे लिए कारामद था, क्योंकि इसी रास्ते से तो मैं अंदर दाखिल हुआ था। किसी भी खतरे के वक्त मैं यहाँ से फरार भी हो सकता था, लेकिन ये सब कुछ अजीब लग रहा था। भर तौर मैं खामोशी से सोने की अदाकारी करता रहा और अपने बिस्तर से ना हटा। ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि कोई भी शरीफ से शरीफ औरत होगी, वो मेरे बारे में तजस्सुस का शिकार जरूर होगी। निशा ने खौफ के आलम में मुझसे ताउन किया था और अपने आप को बेखौफ जाहिर करने की कोशिश करती रही थी, लेकिन अपने वसाइल से हर शख्स काम लेता है। चुनाचे थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैं अपनी जगह से उठा और इंतहाई मोहतात अंदाज में चलता हुआ बाहर निकल आया।
निशा के बेडरूम में रोशनी थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अभी अभी बेडरूम में दाखिल हुई हो। कहाँ थी वो, कहाँ थी? एक लम्हे के लिए मेरे जहन में तजस्सुस सा जागा। मैंने इधर उधर देखा और कोई खिड़की तलाश करने लगा। खिड़की मुझे मिल गई और मैंने उसे अपने कान लगा दिए। अंदर का मंजर भी निगाहों के सामने था। गालिबन निशा अब तक मेरे सोने का इंतजार करती रही थी और बाहर ही मौजूद थी। और जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो गया हूँ तो अब वो अपने कमरे में वापस आई थी। यही मुनासिब वक्त था कि मैं उसके बारे में असल बातों से वाकिफ हो सकूं और मेरा ये कदम निहायत ही कारआमद साबित हुआ। यूं लगता था जैसे कुदरत ने मुझे फौरी तौर पर इन हालात से वाकिफ करने के लिए ये एहसास दिला दिया हो। उसने टेलीफोन उठाया और कोई नंबर डायल करने लगी। यहाँ ये तो अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो क्या नंबर डायल कर रही है, लेकिन बहरतौर नंबर डायल करने की आवाजें खिड़की के रास्ते मेरे कानों में पहुंच रही थी क्योंकि उसके शीशे खुले हुए थे। फिर उसने रिसीवर कान से लगाया और चंद लम्हात इंतजार करती रही। फिर बोली, हाँ मैं निशा बोल रही हूँ। जी सर, वो यहाँ मौजूद है। हाँ, वो इंतहाई पुरस्रार अंदाज में यहाँ आया है। किचन में खाना खाया, भूखा था। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है। वो यहाँ से निकल नहीं पाया है। जी, मैं कमरे में सुला कर आई हूँ। आप बराए करम जल्दी कीजिए, मैं तन्हा हूँ। वैसे भी मुझे कोई खतरा पेश आ सकता है। जी हाँ, इरादा तो उसका रात भर रहने का है, लेकिन इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। मैंने उसे कहानी सुना दी है और कह दिया है कि मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर बाहर गया हुआ है। सुबह को वो आएगा। मैंने उसे वादा कर लिया है कि सुबह उसे उसकी रिहाइशगाह पहुंचाऊंगी। जी हाँ सर। नहीं सर, मैं खौफजदा हूँ। आप जानते हैं कि मैं औरत हूँ, कर भी कह सकती हूँ। जी बहुत बेहतर, उसने कहा और टेलीफोन बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मैं खिड़की के पास से हट आया था। मेरे चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। चंद लम्हात के बाद उस जगह से पलटकर मैं दरवाजे पर पहुंचा और ये उसकी बदकिस्मती ही थी कि उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। मैंने दरवाजे पर एक लात मारी और बर्क रफ्तारी से अंदर दाखिल हो गया। वो बिस्तर पर बैठकर गालिबन चादर ओढ़ना ही चाहती थी कि उस आवाज से बुरी तरह उछल पड़ी। मैंने कमरे में तेज रोशनी की और वो सांप की तरह पलटी। उसका हाथ तकिए के नीचे रेंग गया था, लेकिन मैंने एक लंबी छलांग लगाई और उसके ऊपर जा पड़ा। अब उसका पूरा बदन मेरे बदन के नीचे दबा हुआ था और खुसूसन मैंने उसके दोनों हाथों की कलाइयां गिरफ्त में ले रखी थी। तकिए के नीचे से एक पिस्तौल बाहर निकल आया था। मैंने उसकी कलाई पर जोरदार दबाव डाला तो उसकी हलक से चीख निकल गई और उसके हाथ की उंगलियां खुल गईं। पिस्तौल पर कब्जा जमाने के बाद मैं उस पर से हट आया और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिस निशा। मुझे हैरत थी कि इतनी शरीफ खातून इस इलाके में कैसे पाई जा सकती है। आपने इत्तला दे दी। अब बराए करम जल्दी से उठ जाइए। लिबास वगैरह अगर तब्दील करना हो तो जरूर कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट दे सकता हूँ। वैसे शबे ख्वाबी के लिबास में भी आप काफी अच्छी लग रही हैं। आइए मेरे साथ, वरना क्या फायदा, आपकी जिंदगी के लम्हात मुख्तसर हो जाएं। उसके चेहरे पर खौफो दहशत के आसार मुंजमिद होकर रह गए थे। उसने बमुश्किल तमाम कहा, तुमने तो वादा किया था कि जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये रात पुरसुकून गुजारूंगा, लेकिन ये वादा नहीं किया था कि आप जब टेलीफोन करके किसी को मेरी गिरफ्तारी के लिए तलब करें तो तब भी मैं खामोश रहूंगा। उठो और उठ जाओ, मैंने गुराए हुए लहजे में कहा और वो जल्दी से उठकर बिस्तर से नीचे आ गई। क्या करूं? बाहर निकलो, मेरे साथ चलो। कहाँ? ये बाद में बताऊंगा। मैंने उसे कहा, कपड़े तब्दील कर लूं? नहीं, अब नहीं। अलबत्ता तुम चाहो तो जूते पहन सकती हो। उसने जूते पहने और शबे ख्वाबी का लिबास उसके जिस्म को ढकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा था, लेकिन इस वक्त मैं उसे कपड़े बदलने का मौका नहीं देना चाहता था क्योंकि उसने जिस शख्स को टेलीफोन किया था यकीनी तौर पर उसके आदमी यहाँ पहुँचने वाले होंगे और जिस कदर जल्द इस मकान से बाहर निकल जाए मेरे हक में बेहतर होगा। चुनांचे मैं उसे पिस्तौल के जोर पर धकेलता हुआ उस मकान के दरवाजे तक आया और उसके बाद हम मकान के दरवाजे से बाहर निकल आए। मैं उसका बाजू पकड़े हुए उसे एक जानिब घसीट रहा था। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। मेरे कदम काफी तेज रफ्तारी से उठ रहे थे और उसे भी मेरा साथ देना पड़ रहा था। अपने तौर पर मैंने एक जगह का इंतखाब किया जहाँ से अगर कोई आए भी तो उस पर निगाह रखी जा सके और उसके बाद मैंने सर्द लहजे में उसे कहा, और अब तुम मेरे साथ चलोगी उस जगह जहाँ से मैं यहाँ से बाहर जाने का इंतजाम कर सकूं। सुनो, यहाँ से तुम्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। अगर तुम फजूल बातों से परहेज करो निशा। मैं एक बार फिर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी लेने से मुझे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी भी नहीं देना चाहता। और ये बात तो तय है कि तुम्हारा ताल्लुक उन लोगों से है जो मेरे दुश्मन है। अब इस बात से इनकार ना करना, वरना क्या फायदा कि तुम जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। वो खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगी। फिर उसने कहा, चलो आगे चलो, सीधे चलते रहो। अगर वो लोग आ गए तो अब तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा, फिर तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। मैं इसके इशारे पर तेजी से आगे चलता रहा। निशा मुझे साथ लिए हुए पेच दर पेच रास्तों से आगे बढ़ी और फिर उस मकान के सामने उसने रुक कर कहा,
यहाँ मेरा एक शनासा रहता है। इस वक्त अगर तुम चाहो तो मैं उसकी गाड़ी तुम्हें दिलवा सकती हूँ। और इस शनासा से तुम क्या कहोगी? यकीन करो अब मैं बेबस हो चुकी हूँ। तुम्हारे लिए कोई ऐसा अमल नहीं करूंगी जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। नहीं निशा, मैं इतना अहमक नहीं हूँ। जरा दिखाओ मुझे वो गाड़ी कहाँ है। निशा ने कुछ कहना ही चाहा था कि अचानक खामोश हो गई। किसी गाड़ी की रोशनियां नजर आई थी और वो उसी मकान की समत आ रही थी। सफेद रंग की एक खूबसूरत बड़ी सी गाड़ी थी और उसे एक आदमी ड्राइव करता हुआ यहाँ तक लाया था। मैंने निशा को पकड़कर घसीटा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसने कोई मुजाहमत नहीं की थी। मैं खामोशी से उस शख्स को देखता रहा। वो गाड़ी से नीचे उतरा और फिर आहिस्ता कदमों से सीटी बजाता हुआ मकान के दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। उसी वक्त मैंने निशा को उसके ऊपर धक्का दे दिया। निशा के हलक से एक आवाज निकली और वो उस आदमी को लपेट में लेती हुई नीचे जा गिरी। मेरे लिए बस इतना ही काफी था। मैंने फुर्ती से उस शख्स पर छलांग लगाई और दूसरे लम्हे उसकी गर्दन पकड़ ली। वो वहशतज़दा अंदाज में मुझे देख रहा था। पहले ही हमले से उसके हवास दुरुस्त नहीं हुए थे कि मेरी कोशिशों ने उसे बिल्कुल ही हवास बाख्ता कर दिया था और दूसरे लम्हे मेरे चंद घूंसों ने उसे बेहोश कर दिया। मैंने इत्मीनान से उस गाड़ी की चाबी अपने हाथ में ले ली थी और उसके बाद मैंने निशा को बालों से पकड़कर उठाया और वो एक हल्की सी चीख के साथ खड़ी हो गई। मैंने उसे गाड़ी की जानिब धकेलते हुए कहा, चलो ये मसला भी हल हो गया, चलो अब तुम ड्राइव करो। मैं वो गड़बड़ा गई। हाँ तुम फौरन गाड़ी स्टार्ट करो और मेरे साथ शहर चलो। मुझे तुम गाड़ी ले जाओ। मैंने उसकी बकवास पर ध्यान दिए बगैर पिस्तौल की नाल उसकी गर्दन की पुश्त पर रख दी और उसने एक ठंडी सांस लेकर गाड़ी की चाबी मेरे हाथ से ले ली। उसके बाद वो उस बड़ी गाड़ी को स्टार्ट करके वापस चल पड़ी और मैं उसके बराबर आ बैठा। पिस्तौल की नाल उसके पहलू में चुभ रही थी और वो ड्राइव कर रही थी। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार थे। सड़क पर पहुंचकर मैंने उसे कहा, अगर रास्ते में हमें कोई मिल जाए तो तुम खुद ही उसे निपटोगी। मैं किस तरह निपट सकती हूँ? जिस हुलिया और लिबास में मैं हूँ उसे देखकर कोई भी मशकूक हो सकता है। मेरा कसूर नहीं होगा अगर कोई तुम्हारी जानिब से मशकूक हो जाए, वरना तुम्हारा क्या ख्याल था मैं तुम्हारे लिबास पहनने का इंतजार करता ताकि वो लोग वहाँ पहुँच जाते। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। खुशकिस्मती से हमें रास्ते में कोई नहीं मिला और कुछ देर के बाद हम शहर की आबादी में दाखिल हो गए। फासला इतना ज्यादा भी नहीं था कि मुझे हैरानी होती। ताज्जुब था कि वो दरियाई रास्ता न जाने कैसा था जो इतने सफर के बावजूद इतना मुख्तसर सफर तय कर सका था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बेहोश होने के बाद मुझे वहाँ से हटाकर कहीं दूर लाया गया हो। बहरहाल एमरूना के मज़ाफ़ात मेरे लिए अजनबी थे। मैं शहर में दाखिल हो गया और उसके बाद निशा को हिदायत देता रहा। एक ऐसी जगह पहुंचने के बाद जहां से मैं अपने होटल यानी जमीका जा सकता था। मैंने निशा से कहा, और माय डियर मिस निशा, इन लम्हात को हमेशा याद रखना। तुमने मेरे साथ कितनी चालबाजी से काम लिया है। बहरतौर मैं तुमसे इसका कोई इंतकाम नहीं लूंगा। जा सकती हो। उसे गालिबन यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह उसकी जान बच जाएगी। लेकिन जब मैं गाड़ी से उतरकर दूर जा खड़ा हुआ और मैंने पिस्तौल से उसे वापस जाने का इशारा किया तो वो इस बर्क रफ्तारी से गाड़ी भगा कर ले गई कि टकराते टकराते बची। बहरतौर थोड़ी देर के बाद उसकी गाड़ी की रोशनियां मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैं आहिस्तगी से जमीका की तरफ चल पड़ा। पैदल ही फासला तय करना पड़ा था। थोड़ी देर के बाद जमीका में दाखिल हो गया। सोचने के लिए बहुत कुछ था मेरे पास। जमीका में मेरा कमरा अभी तक महफूज था, चुनांचे मुझे अंदर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई और कमरे में आकर मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अजीब गोरख धंधा फैल गया था। कुछ समझ में नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा तो हमेशा ही होता रहा था। शहबाज अहमद साहब मुझे ऐसे ही जहन्नुम की भट्टी में झोंक दिया करते थे और इसके बाद मुझे अपनी जान बचाने के लिए हर वो कार्रवाई करना पड़ती थी जो मुमकिन होती और उस कार्रवाई के नतीजे में मुझे कामयाबी भी नसीब हो जाती थी। अजीब था ये सब कुछ। गुसल खाने में जाकर मैंने गुसल किया। पेट तो तकरीबन भर ही चुका था। अब भूख नहीं लग रही थी, इसलिए आराम से सो जाने ही की ठानी। हालांकि ये बात भी तय थी कि जमीका का ये कमरा भी मेरे लिए मखदूश था। मैं गुसल वगैरह से फारिग होकर बिस्तर पर जा लेटा और उसके बाद सोने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक नींद नहीं आई थी। आइंदा के बारे में सोच रहा था। ये सारा चक्कर कुछ अजीबो गरीब सा होकर रह गया था। प्रोफेसर सार्को ने नगाना के बारे में मुझे तफसीलात बताई थी और मैं काफी हद तक कामयाब हो गया था। लेकिन अब इसके बाद ये सब कुछ क्या हो रहा है और इसमें मुझे अपना क्या अमल करना चाहिए? क्या नगाना सारदा पर आंखें बंद करके भरोसा कर लूं? पर ट्रीशा आखिर आजाद कैसे हो गई? ये सारा चक्कर बस अजीबो गरीब था और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस वक्त सो जाना जरूरी समझा ताकि सुबह को जरा होशियार होने के बाद नए अमल का आगाज करूं। लेकिन सुबह सूरत हाल मुख्तलिफ निकली। मैं जागा तो सबसे पहले मेरी निगाह जिस शख्स पर पड़ी वो नगाना सारदा थी। एक आराम कुर्सी पर दराज मुझे देख रही थी। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। मैंने कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा और फिर नगाना सारदा को देखने लगा।
वो मुस्कुराई और उसने कहा, हेलो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर मुसहरी पर बैठ गया। तुम्हें हैरत हो रही होगी कि मैं बंद कमरे में कैसे दाखिल हो गई। हैरत तो मुझे बहुत सी बातों पर हो रही है मैडम नगाना। मैंने कहा, तुम्हारे लहजे में कोई नाराजगी पाई जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस कदर मुतमईन नजर आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपको तमाम सूरत हाल मालूम हो चुकी है। हाँ, आपको अंदाजा हो गया होगा कि ट्रीशा मेरे चुंगल से निकल गई। हाँ, और आपका मंसूबा फेल हो गया तकरीबन। मगर आप यहाँ? नहीं डियर, ये इतना मुश्किल काम नहीं था। जाहिर है मेरा कारोबार यही है, लेकिन अब तुम्हें जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ चलना है। यूँ समझ लो इस कमरे में मैं कई घंटे तक तुम्हारी हिफाजत करती रही हूँ। तुम्हें कैसे ये बात मालूम हुई कि मैं वापस आ गया हूँ? अब इतना भी ना मालूम होता मुझे, उसने दिलरुबाना अंदाज में कहा, और मैं गहरी सांस लेकर गुसल खाने की जानिब देखने लगा। नाश्ता मेरे साथ ही करना, बस लिबास तब्दील कर लो। जाओ मुंह हाथ धो लो, नगाना ने कहा। गुसल खाने में मुंह हाथ धोते हुए मैं चंद लम्हात सोचता रहा। ये पुरिसरार औरत वाकई पुरिसरार है, लेकिन जिस कदर मुतमईन नजर आती है वो जरा ताज्जुब खेज बात है। बहरतौर इस वक्त इसके अलावा और कोई मोहरा हाथ में था भी नहीं। देखना था कि आइंदा सूरत हाल क्या होती है। बाकी जहाँ तक रहा खौफ और दहशत का मामला, तो दर हकीकत इस मामले में बार बार ये कहते हुए मुझे खुद भी शर्मिंदगी होती है कि इसका मेरे पास से गुजर नहीं हुआ था। मैं हर किस्म के हालात से निपटने की सलाहियत रखता था और हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहता था। चुनाचे मैंने नगाना सारदा को मायूस नहीं किया और कुछ देर के बाद उसके साथ बाहर निकल आया। उसकी खूबसूरत कार खड़ी हुई थी। पहले भी मैं इस कार को देख चुका था। ड्राइविंग सीट ड्राइवर ने संभाली हुई थी। हम दोनों अकबी सीट पर बैठ गए और कार स्टार्ट होकर चल पड़ी। नगाना सारदा ने मुझसे कोई बात नहीं की थी, अलबत्ता ये फासला काफी तवील था और एक बार फिर मुझे शहरी इलाकों से निकलकर नवाही इलाकों में आना पड़ा था। नगाना सारदा पर मुकम्मल एतमाद किए बगैर अब कोई चारा कार भी नहीं था। चुनाचे मैंने खामोशी ही इख्तियार किए रखी। इस बार कार एक बिल्कुल ही नई इमारत में दाखिल हुई। ये पुरानी तर्ज की बनी हुई इमारत थी और काफी मजबूत और मुस्तहकम नजर आ रही थी। अलबत्ता इमारत में मैंने जो कुछ देखा वो मेरे लिए जरा बाइसे ताज्जुब था। बाज जरोकों से स्टेन गनों की नालियां झांक रही थी और इसके अकब में यकीनी तौर पर आदमी मौजूद थे। गो ऐसी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ का बड़ी उम्दगी से बंदोबस्त किया गया था। बड़े से मुहराबी दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद हम एक बड़े हाल में दाखिल हो गए और उस हाल में काफी मेजें और कुर्सियां पड़ी हुई थी। यूँ लगता था जैसे यहाँ बाकायदा मीटिंगें हुआ करती हों। मैं हाल में दाखिल हुआ तो सारदा ने कहा, आओ पहले हम नाश्ता करते हैं। मगर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो और ये कौन सी जगह है? अभी मैं तुम्हारी मुलाकात चंद लोगों से कराने वाली हूँ, तुम्हें उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। नगाना सारदा ने मुझे साथ लिया और हाल से गुजर कर एक कमरे में आ गई। अभी तक मैंने यहाँ किसी आदमी को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही हम उस कमरे में दाखिल हुए, दो औरतें अंदर आ गईं। मकामी ही थी और चेहरों से मुलाजमाएं नजर आ रही थी। जल्दी से नाश्ता लगवा दो, सारदा ने कहा और वो गर्दन खम करके वहां से चली गई। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।